नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए सोशल स्टडी की या सोशल साइंस की आंसर की लेके आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितना स्कोर आपने एग्जाम में किया है और आपको सारे विषयों की आंसर की मिलेगी। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी की क्लासें फ्री में दी जाती हैं, सारी तैयारियाँ कराई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको 26 तारीख के बाद यानी 26 जनवरी के बाद आपको यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लासें दी जाएंगी और बिल्कुल फ्री में क्लासें दी जाएंगी। तो इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलो शुरुआत करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। और ये सोशल स्टडी पर मैंने आपको एनसीईआरटी की क्लासें बहुत दी थी, और जिस किसी ने भी ये एनसीईआरटी की क्लासें देखी होंगी तो उसने ये जो सोशल स्टडी है मतलब उसने उसमें अच्छा स्कोर किया होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारा कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है, और ये आपका एनसीईआरटी की क्लास 6 का ही चैप्टर है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। यानी हमारे सौर परिवार में क्या क्या शामिल है। सौर परिवार में हमारा सूर्य भी शामिल है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है, ये सभी हमारे सौर परिवार में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप भी कमेंट करके अवश्य बताएं कि मतलब आप किस चीज़ों को मानते हो। आपने कमेंट में क्या किया था। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सामाजिक प्रक्रिया यानी जन्म से चली आ रही थी, ठीक है, जैसे राजा का बेटा राजा ही होता था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, और मतलब उसी तरीके के उन्हें कार्य दिए जाते थे। तो इस विचारधारा पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, और ये 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। तो ये आपका प्रश्न ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2, राजाओं और रानियों के बारे में ये जो कृति है इससे हमें जानकारी मिलती है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ताराबाई शिंदे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमको प्रश्नों का मिलान करना है। तो बस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। यानी अब पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग विस्तृत निर्माण होने लगा है, तो ये कैसे संभव है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, क्योंकि उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है और प्रौद्योगिकी के कारण ही इसका विस्तृत निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये कारण कथन पर है। और मैंने आपको बताया भी था कि आपके ये जो अगस्त में एग्जाम हुआ था उसमें भी आपके कारण कथन पर बहुत प्रश्न पूछे गए थे, और इस बार भी आपके प्रश्न इसी तरीके से पूछे गए हैं। आपका पहला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ये आपका सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसों से यानी वायुमंडल में दो गैसों का अनुपात, और इस पर हमने विस्तृत चर्चा भी की थी। तो इसमें आपका नंबर हो जाएगा नंबर 4, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी। तो इसमें वैसे तो आपका 14 से ठीक है और 18 वर्ष रखी गई थी, यानी 14 वर्ष लड़कियों के लिए और 18 वर्ष लड़कों के लिए। लेकिन आपके ऑप्शन में ये कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो फिर इसमें डाउट है। तो इसमें मैं कह नहीं सकती हूँ कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा।
तो इसे आप अपने हिसाब से देख लें। वैसे ये इस अधिनियम में ये किया गया था, और आयोग आपका कौन सा ऑप्शन सही मानेगा ये आपकी आंसर की आ जाएगी तभी पता चलेगा। और आंसर की जैसे ही आपकी आएगी मैं आपके लिए फिर से रिवाइज आंसर की आपको दूंगी। गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, सुलेमान और किरदर हिल्स। अगला प्रश्न है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, तो ये कैसे बहती हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट करें। आपने इसका क्या दिया है, ये बहुत सिंपल सा आपका सवाल है। तो इसमें आपका राइट आंसर है नंबर 2, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। अगला प्रश्न है, 1960 में दो भाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, यानी इस अभिकथन का और ये यानी कारण का अभिकथन से कोई भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, वे बीमारियां जो एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी बीमारियां होती हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा उपार्जित बीमारियां। अगला प्रश्न है, 1970 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो इसमें आपके ए और बी दोनों सही हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है? अब आपसे ये सतत पोषणी विकास पूछा गया है, तो इसमें संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनर्चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो संसाधनों के उपयोग में आपको वृद्धि नहीं करनी है, यानी आप इसका ज़्यादा प्रयोग करोगे तो ऐसा इसमें सतत पोषणी विकास में नहीं कहा गया है। हमको संसाधनों की खपत को भी घटाना है और पुनः चक्रण भी करना है, तो ये आपका बी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बी और डी, ए, सी, डी, यानी नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। ये प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, इस प्रदेश में ये बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सी और डी, नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, ये स्थल रुद्ध है, ये महासागरों से घिरी है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर से ऊपर होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, ए सही है किंतु बी आपका गलत है, यानी आर्य समाज, ठीक है, यानी वेद समाज से प्रेरित नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए सही है किंतु आपका बी गलत है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा
पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर है नंबर 2, यानी आपके ए और आर यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये आर ए की व्याख्या नहीं करता है, यानी ये आपका अभी जो कारण है ये अभिकथन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो सकती है क्योंकि ये आपका डाउनलोड इमेज नहीं है, यानी डाउनलोड पीडीएफ नहीं है, ये खुद से यानी पेपरों से बनाई गई है अभी आपकी। तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बना करके आप ये चेक करें अपने प्रश्नों को, और अपने प्रश्न चेक करके अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि 26 तारीख से आपको यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारियां कराई जाएंगी और सीरीज भाई आपको तैयारी कराई जाएगी। जैसे सबसे पहले हम हिंदी कंप्लीट करेंगे, फिर मनोविज्ञान कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आप भी कमेंट करके बताएं अवश्य कि पहले हमें क्या शुरू कर सकते हैं, पहले मनोविज्ञान शुरू करें या फिर आपकी हिंदी, क्योंकि आपके सुपर टेट में मनोविज्ञान, हिंदी और आपका करेंट अफेयर्स यहाँ से ही आपके प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें आपका भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, भाषाई समानता और समान भोजन में से बोल के बताती हूँ, और ये आपके चारों ही ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ थोड़ा क्वालिटी खराब ज़्यादा हो गई है, तो इसे आप ध्यान से सुने, और पेपर आप सबके पास है, आप वहाँ से भी प्रश्न को अवश्य मिला लें। और ये पेपर सेट मेरा भी है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? ठीक है, यानी हम उसे संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। जब तक उसका किसी चीज़ को हम उपयोग ही नहीं कर सकते हैं तब तक वो हमारा संसाधन नहीं होगा। यहाँ से थोड़ा क्वालिटी आपकी ठीक है। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण है उसके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्द से जल्द आप भी कमेंट किया करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं, और ये आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करते हैं। अब प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, सी और डी। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए। अब ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए भी नहीं है और डिजाइन बनाने के लिए भी नहीं है। अब आपका ये भौतिक विशेषताएं यानी ये भी आपका हो सकता है, लेकिन मुझे तो यही सही लग रहा है नंबर 3, यानी पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए।
पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। ये सही है, यानी हम जब किसी के बारे में एक तरह की धारणा बना लेते हैं तो फिर हम उसकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते। ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो ये सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, ए, बी और डी, यानी ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इसे भारी वर्षा की और आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, आप आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यानी बच्चे को आप आत्मपन पढ़ाओगे तो सबसे कौन सी अवधारणा आपकी अच्छी होगी? तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न अभिकथन विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण है इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ये आपके दोनों अभिकथन सही हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक वाद विवाद तथा जनसंवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो ये आपका गलत है, ये प्रथागत प्रक्रिया नहीं है। तो तीनों आपके सही हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए, बी और सी। निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी होती। तो ये दोनों आपके सही हैं और ये आप आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। राजतंत्र, गुटतंत्र, एकतंत्र या लोकतंत्र? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? ये विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह से अलग है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? यानी ये सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? क्या ये किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कहीं पाठ्यपुस्तकों से? पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर पर सक्षमता अपेक्षित है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर ए, ये सही है। यानी पाठ्यक्रम में हमने किन किन कौशलों पर बल दिया है और सामाजिक आपको मूल्यांकन बच्चे का करना है
ठीक है। तो आपको कौशलों पर बल देना है और कौशलों के साथ अधिगमकर्ता सामाजिक विज्ञान से प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। तो इसमें आपको ट्री चार्ट के बारे में देखना है। आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे सांख्यिकी चरों के वितरण के लिए शासनकाल का सार देने के लिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। और ये प्रश्न पत्र मुझे मिल गया था, एक बच्चे ने दिया था, यही पास का था, पड़ोस का। तो इस पर मैंने खुद भी टिक लगा लिए हैं पहले से, आपको ये दिखाई भी दे रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। आपसे सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं पूछी है। ठीक है, यानी कौन सी विशेषता आपकी नहीं है। ये विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। जहां भी बात आपके अंकों पर आधारित बच्चों को देखना होता है तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शिक्षण अधिगम यानी मूल्यांकन प्रक्रिया का मतलब प्रक्रिया एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अधिगम का, ये सही है आपका। ये विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, ये भी आपका सही है। ये शिक्षार्थी के शैक्षिक विकास के साथ शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, सही है आपका। प्रश्न है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। आपको दो मौलिक अधिकार पूछे हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, समानता का अधिकार है। ठीक है, और आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ये दो मौलिक अधिकार ये आपके पूछे हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं। ठीक है, ताकि गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो समानता का अधिकार में आपको समानता का और गरिमा का व्यवहार किया जाएगा और स्वतंत्रता का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, ए और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। तो इसमें समावेशी कक्षा बनाने की बात की गई है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। ठीक है, ये केवल आ गया है आपका, इसमें भी केवल है। ठीक है, और सिर्फ बच्चों को उदाहरण देने से तो आपको हमेशा बचना चाहिए, यानी आपको आसपास के उदाहरणों से बचना नहीं है, बच्चों को आपको एग्जाम्पल देके समझाना होता है। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो आपको सामाजिक विज्ञान के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करनी है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। अब महाद्वीपों का ज्ञान आपका नहीं होगा, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आपको सिर्फ मिलान करना है और डिटेल में वीडियो मैं आपको फिर कभी दूंगी इस पर, जब हम दोबारा से सीटेट की परीक्षा की तैयारी कराएंगे। कथन, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, ये अनुमान लगाता है कि। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ये बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। हाँ, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान है, ये बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये भी आपका सही है। ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, ये भी आपकी सही है। ये अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान नहीं करता है, आर्थिक गारंटी ये प्रदान नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कारण कानून शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने के लिए पारिवारिक आय में योगदान एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। बालवाड़ियों का प्रावधान यहाँ सही है ये आपका, क्योंकि यहाँ नौकरी करके और मतलब पारिवारिक आय में योगदान दे सकती हैं महिलाएं। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान यानी जहाँ भी वो ये करती हैं तो व्यवसाय अपना करती हैं, नौकरी करती हैं, तो वहाँ उन्हें सुरक्षा का भी प्रावधान होना चाहिए। रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा,
ये भी महिलाओं को ज़रूरत है। लेकिन संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, तो ये चीज़ आपकी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, ए, सी और डी। भारत के गांवों में किसानों के कहीं आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। ये आपका सही है, ज़्यादातर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता, हाँ, किसानों में दुखों का कारण बनती है। हाँ, सही बात है, जब उनके पास कर्ज हो जाता है और वो कर्ज नहीं चुका पाते और मानसून या भारी वर्षा के कारण जब ऐसा होता है तो इसी दुख के कारण वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए, आर दोनों सही है और आर, ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। ये बच्चे के सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए और आर दोनों सही है और ये आर, ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान तथा पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित, हाँ, बच्चों को आपको समझ के साथ पढ़ाना है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्यपुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, ए और बी, यानी ये दो आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, यानी ये स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। तो इसका क्या कारण है, वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं। ये आपका सही है, क्योंकि अस्थायी जब स्थायी होंगे तो वे उन्हें कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हितों पर लाभ से बचते हैं। जो भी स्थायी श्रमिक रखे जाते हैं तो फिर उनको बहुत से लाभ मतलब देने पड़ते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भर्तियों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 और आपको कर्मियों की तुलना नहीं करनी है। ठीक है, कि मतलब ये अधिक परिश्रमी होते हैं या वो अधिक परिश्रमी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। खुद छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं। ये तीनों आपके सही हैं। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। आप जबरदस्ती बच्चों के साथ नहीं कर सकते हो, तो ये आपका राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण करता है। तो आपको नैदानिक मूल्यांकन देखना है, ठीक है, और असंगत चित्रण देखना है। तो इसका उपयोग सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। सही है, और ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। नंबर 1 आपका, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। तो इसमें राइट आंसर है आपका नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या अर्थ है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, सी और डी। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ हैं। इसमें आपको क्षेत्र कार्य देखना है। तो इसमें राइट आंसर है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। जब भी बच्चे क्षेत्र भ्रमण करते हैं, और इसमें मतलब बच्चे को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, स्वयं से होता है, किताबी ज्ञान नहीं होता है। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
जाति व्यवस्था के प्रचलन में जाति व्यवस्था का प्रचलन ये आपका गलत हो गया। और दूसरे, प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजाति धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को, और ये आपके तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सी और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशिष्टताएं हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से आगे ले जाने का मौका देती है। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, यानी जब भी बच्चे परियोजना कार्य करते हैं तो जो पाठ्य पुस्तकों से आगे जाने का इसमें कार्य होता है। और परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। यानी कक्षा शिक्षण के साथ साथ बच्चे क्या करते हैं कि घर पर भी ये परियोजनाएं बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि शिक्षार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वो ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, इस तरीके की आप चर्चा बच्चों से करवा सकते हो। किसी मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना, उनके विवरणों की तुलना करने को कहना, ये भी आपका राइट आंसर है। छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना, शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। तो ये आपको नहीं करवाना है क्योंकि ये खबरें ज़्यादातर आपकी क्या होती हैं कि फेक भी होती हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही हैं? तो ये समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। तो कथन परिप्रश्न उपागम, ठीक है। तो जहाँ भी बात आपकी बहुत से प्रश्न हमारे ये होते हैं कि हमें हिंदी में समझ में नहीं आते, तो आपका ये क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ आपको इंग्लिश वाले के साथ चले जाना है। ठीक है, स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, ए और बी। यानी ये समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करते हैं और ये साक्ष्य एकत्रित्व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में भी मदद करते हैं। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। अधिगम की गति को कोई भी तय नहीं कर सकता है कि बच्चे कितनी जल्दी सीखेंगे। हाँ, एक प्रयास कर सकते हैं कि बच्चे सीखें जल्दी, ये एक जल्दी सीखने का तरीका है, तो ये भी नहीं है। अगला प्रश्न है और ये आपका लास्ट प्रश्न है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि आपको सुपर टेट की तैयारियां 26 जनवरी से अवश्य कराई जाएंगी। और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे, मनोविज्ञान को करें या फिर हिंदी का। और आप इसके भी आपके कितने प्रश्न सही गए हैं ये भी कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, यानी आपके विद्यार्थी के गरीबी व असमानता और आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करना है आपको। तो सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, इस तरीके से बच्चों को आप प्रश्न पूछेंगे तो इससे ये नहीं होगा। गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं, अरे भैया मेहनत, ये भी नहीं होगा। भारत कब विकसित होगा, ये भी नहीं है। ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? ठीक है, ये ही आपका राइट आंसर है नंबर 2। तो वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताएं कमेंट करके। तो सारी वीडियो आपको दी जाएंगी आंसर की सभी सब्जेक्टों की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली आंसर की के साथ।